सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सब लोगों का स्वास्थ्य है, सब लोगों की हेल्थ बेहतर होगी, अच्छी होगी। और सब लोग जिस भी स्टडी में लगे हुए हैं, जिन भी इस तरह की पढ़ाइयों में लगे हुए हैं, स्टेट लेवल या फिर जो आपकी सेंटर लेवल के एग्जाम है, उनकी अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है और सभी लोगों को पता चल भी गया होगा कि जो एसएससी जीडी के एग्जाम आपकी जहां भी आप लोगों के होने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उसमें हमने प्रीवियस डे में कुछ अच्छी महत्वपूर्ण बातें करी है। तो कृपया करके सभी लोग जो भी प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने आपकी अटेम्प्ट करी है, जो भी पढ़ी है, उन क्लासेस को एक बार जरूर ध्यान से देख लें और पढ़ लें। और उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यूबल आप लोग समझें और उन्हें एक बार रिवाइज करके देखें। मैं आप लोगों से एक बार और जानकारी दे दूं कि जो भी लोग एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले, उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे बीमारी और उनके उपचार से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको एक बार आप जरूर देखें, ध्यान से पढ़ लें, उन क्लासेस को एक बार देख लें। कुछ क्लासेस हमारी इस चैनल पर अपलोड की गई हैं, तो उन्हें आप ध्यान से देखें, अच्छे से तैयारी करें, कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर देकर आए। और समय बेहतर है, आप लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जीएस वाले पोर्शन को, ये आपका समय बचा सकता है, क्योंकि 1 घंटे का समय 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उन क्वेश्चनों को बड़े हिसाब से आप लोग देखें और आने वाले कुछ दिनों में जैसे आने वाले कुछ दिन होंगे, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं कुछ क्लासेस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आप लोगों के जीडी के लिए लेकर आऊंगा। तो कृपया करके उन क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से आपकी हमारी कोशिश करें देखने की, क्योंकि जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उन्हें हम लोग आपकी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो प्रोवाइड कराएं, जो भी स्टडी मटेरियल हमसे बन सकता है और जो सबसे महत्वपूर्ण आने वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम आपको प्रोवाइड कराएं। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, कल की क्लास को देख करके हम लोगों ने एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को स्टार्ट करा है। और ज्योग्राफी में हमने कल शायद हम लोगों ने मिलकर आपकी हमारी पढ़ा था, और हमने सब लोगों ने मिलकर पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में, है ना। जो ब्रह्मांड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में हमने बात करी होगी कि इसको इंग्लिश में आपकी कॉस्मोस कह दिया जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको आपकी यूनिवर्स इसके नाम से भी आपकी जाना जाता है ना, यूनिवर्स या फिर कॉस्मोस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉस्मोस का मतलब सुव्यवस्था होता है। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी और मैंने आपको कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, जो हमेशा एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने समझा होगा, मैं एक बात जल्दी से आप लोगों के सामने बस रिवाइज कर दूं। हम लोगों ने कल आपकी क्लासेस में आपकी हमारी बात करी होगी कि जो ज्योग्राफी शब्द है, GEOGRAPHY, ये एक यूनानी भाषा का शब्द था। एक तो हमने ये सीखा, जो दो शब्दों से मिलकर बना था, एक जियो और एक आपकी ग्राफ, इससे, है ना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और इसका मतलब होता है वर्ण। इन दो शब्दों से मिलकर कौन से शब्द का निर्माण हुआ था? ज्योग्राफी शब्द का निर्माण हुआ था, यूनानी भाषा से है। इस ज्योग्राफी शब्द को देने वाले जो सबसे पहले आपकी हमारी व्यक्ति थे, वो थे इराटोस्थनीज थे। इराटोस्थनीज, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को गढ़ा इराटोस्थनीज के द्वारा। बाद में हमने देखा कि ज्योग्राफी के तथ्यों को किस प्रकार हम लोग आपकी सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। इस बारे में सबसे पहले बताने वाले आपकी वैज्ञानिक जो थे, वो थे आपकी हेकेटियस, और इसी रीजन से हेकेटियस को ज्योग्राफी का पिता या ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। उसके अलग कुछ वैज्ञानिकों के हमने कल नाम पढ़े थे, जैसे हमने ग्लोस का नाम पढ़ा होगा कि इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। जैसे हमने पेले डेनियस का नाम पढ़ा होगा, इन्हें हम लोगों ने पेले डेनियस, है ना, इन्होंने हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्हें भौतिक विज्ञान का, सॉरी, भौतिक जो आपकी भूगोल होता है उसका पिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अलेक्जेंडर हम वोल्ट का नाम पढ़ा होगा, है ना। इनके बारे में हमने पढ़ा होगा कि इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का। उसके अतिरिक्त आपकी हम लोगों ने नाम पढ़ा होगा एक व्यक्ति का, और वो थे आपकी हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स के बारे में हम लोगों ने मिलकर पढ़ा होगा कि इन्हें ऐतिहासिक भूगोल का पिता, ऐतिहासिक भूगोल का पिता इन्हें आपकी कहा जाता है। ये शायद कुछ लोग हमने पढ़े होंगे। उसके अतिरिक्त कुछ परिभाषाएं पढ़ी होंगी कि टोल्मी ने ज्योग्राफी के बारे में ये कहा है, कार्ल रिटर के द्वारा ज्योग्राफी के बारे में ये कहा गया है, आर्थर होम्स के द्वारा ज्योग्राफी के बारे में ये कहा गया है। कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने मिलकर पढ़ी। उसके अतिरिक्त हमने कल की क्लासेस में बात करी होगी कि ब्रह्मांड जो है वो सबसे प्रमुख तथ्य है ज्योग्राफी का, वो पहला टॉपिक है।
और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो हम लोगों ने आपकी शायद मिलकर बात करी होगी कि ब्रह्मांड के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे पहले सिद्धांत है उस वाले सिद्धांत को बोला जाता है आपकी बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी उस वाले सिद्धांत को कहा जाता है। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे पहले आपकी जो दी गई थी वो एक व्यक्ति थे और इनका नाम शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा, जॉर्ज लेमेटियर, है ना। जॉर्ज लेमेटियर ये बेल्जियम के रहने वाले एक बड़े महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जिस वाले सिद्धांत को हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में हम लोगों ने कल समझा कि बिग बैंग थ्योरी का मतलब इन्होंने ये कहा कि अब से लगभग 15 अरब वर्ष पहले पूरे का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था, उसमें अचानक से आपकी फ्रिक्शन हुआ, उसके अणुओं के बीच में घर्षण बल लगा और उसके कारण टेम्परेचर में वृद्धि हुई और टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण उसमें आपकी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ। और उस वाले ब्लास्ट या विस्फोट को क्या बोला गया था, आपके महाविस्फोट बोला गया, इंग्लिश में बिग बैंग कहा गया। और इसी वाली थ्योरी की मान्यताओं के अवधारणाओं के अनुसार ये कहा गया कि जो ब्रह्मांड है उसकी जनरेशन हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाने के बाद महाविस्फोट के बाद पूरे का पूरा ब्रह्मांड आपकी कुछ बिंदुओं के रूप में, कुछ संरचनाओं के रूप में आपकी बिखरा और इन संरचनाओं को ही आपकी किस नाम से जाना जाता है, आपकी मंदाकिनी, या फिर इन्हीं संरचनाओं को आपकी किस नाम से जाना जाता है, आपकी गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। ये शायद हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने शायद समझा कि ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 1000 1 अरब आपकी गैलेक्सी उपस्थित है। और इन गैलेक्सियों के बारे में बात करें तो प्रति एक गैलेक्सी में जो होते हैं वो कितने अरब तारे आपके हमारे बताए गए हैं, वो 100 अरब तारे प्रति एक गैलेक्सी में आपके बताए गए हैं। गैलेक्सी का मैंने आपको बताया होगा कि इस ब्रह्मांड के जो छोटे छोटे आपके बहुत सारे टुकड़े हुए उन वाले टुकड़ों को गैलेक्सी बोला गया। और गैलेक्सियों का जो निर्माण है वो विभिन्न प्रकार से आपकी हमारी तारों, धूल और गैस के बादलों से मिलकर आपके बनने वाले समूह को, धूल गैस के बादलों से और तारों से मिलकर बनने वाले समूह को क्या बोला गया है, आपकी गैलेक्सी या मंदकानी बोला गया था, है ना। अब उसके बाद हम लोगों ने आपके मिलकर पढ़ा होगा, कल की क्लास को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ बस आपके लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम बात करेंगे तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा सौर मंडल यानी कि जो पृथ्वी है, आगे मैं इसके बाद आप लोगों को सौर मंडल ही बताऊंगा, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है जिस वाले भाग में स्थित, तो हमारा सौर मंडल जिस आपकी मंदाकिनी में स्थित है उस वाली मंदाकिनी या फिर उस वाली गैलेक्सी का जो नाम था वो क्या रखा गया था कि दुग्ध मेघला, उसको कहते हैं दुग्ध मेघला। इसको जरूर याद रखना, इंग्लिश में उसको बोला जाता है आपकी मिल्की वे या दुग्ध मेघला के नाम से उसको जाना जाता है। या इस वाली आपकी मंदाकिनी को हम लोग आपकी आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं, आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जितनी भी गैलेक्सी ब्रह्मांड में होती हैं वो अमूमन आपकी 3 आकृतियों में उपस्थित होती है। उनमें कुछ के आकार आपकी अंडाकार होते हैं, कुछ के आकार जो होते हैं वो आपकी सर्पिलाकार होते हैं, कुछ सर्पिलाकार, है ना, कुछ के आकार जो होते हैं वो अनियमित आकार के वो होते हैं, अनियमित आकार। इसमें शायद हम लोगों ने पढ़ा कि इसको इलिप्टिकल इंग्लिश में बोला जाता है, इसको स्पाइरल इंग्लिश में बोलते हैं और इसको आपकी इररेगुलर आपकी इंग्लिश में बोला जाता है। और हमने पढ़ा कि हमारी जो दुग्ध मेघला है या मिल्की वे है ये किस आकार की बताई गई है, वो सर्पिल आकार की बताई गई। इसके बारे में शायद हमने बात करी होगी 2005 में अमेरिका की एक कंपनी है आपकी स्पेस स्पीडिजर, स्पेस स्पीडिजर के द्वारा आपकी ये घोषणा की गई थी कि जो आकाश गंगा है वो पहले अनियमित आकार की मानी गई थी, लेकिन बाद में उसको चेंज करके 2005 में आपकी स्पेस स्पीडिजर की अप्रोच या अवधारणा के अनुसार ये किस आकार की बताई गई, वो सर्पिला। कल मैं आपको इन क्लासेस के बारे में आपके पढ़ा चुका था, है ना। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर, ब्रह्मांड को आगे हम बढ़ाते हैं और क्लास नंबर 2 में आज लोग हम मिलकर बात करेंगे। और देखो मैं इन क्लासेस को इसलिए भी आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इन क्लासेस को क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मालूम किए जाते हैं। अब देखो अगर इन क्लासेस के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो इन क्लासेस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ध्यान से इन सारे तथ्यों को आपकी हमारी सुने। पहली बात तो मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और लिख लेना, कल हम लोगों ने ये तो लिख लिया हुआ कि ब्रह्मांड की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करें तो जो हमारी वाली गैलेक्सी है ना, जो हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है
है ना, हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में या जिस मंदाकिनी में स्थित है उस वाली गैलेक्सी या मंदाकिनी को नाम दिया गया है आकाश गंगा, है ना। आकाश गंगा या फिर इसको बोल दिया जाता है आपकी दुग्ध मेघला, या फिर इसको बोल दिया जाता है आपकी मिल्की वे। ये कल हम लोगों ने शायद बातें करी थी। अब आप एक लिख लें, ये जो आकाश गंगा है, दुग्ध मेघला है या मिल्की वे है, इसकी जो खोज है ऐसे माना जाता है कि वो सबसे पहले 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा की गई थी। गैलीलियो, है ना, जिन्हें दूरबीन के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जानकारी है कि गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले आपकी 1610 ईस्वी में जिस आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल है, उस आकाशगंगा जो सर्च करने का, रिसर्च करने का आपके श्रेय है वो गैलीलियो को दिया जाता है। और गैलीलियो ने इस आकाशगंगा की खोज आपकी कब की थी? 1610 ईस्वी में की थी आपकी। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं आपकी कि गैलेक्सी या फिर आपकी जो मंदाकिनी होता है, इसकी अगर आप लोगों से परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिख लें, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड में, है ना, ब्रह्मांड में तारे, धूल एवं गैस से मिलकर, धूल एवं गैस से मिलकर बनने वाली संरचना को, मिलकर बनने वाली संरचना को गैलेक्सी या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। ये क्योंकि एक बार ये परिभाषा आपकी एसएससी में पूछा गया था, जो आपकी एलडीसी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसे था कि धूल एवं गैस और तारों से मिलकर बनने वाले समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फिर ऑप्शन में होंगे आपकी, जैसे निहारिका होगा, जैसे पल्सर होगा, न्यूट्रॉन स्टार होगा, या फिर आपकी मंदाकिनी या गैलेक्सी होगा। तो आंसर उस स्थिति में आपकी हमारी क्या दिया जाएगा? आपकी गैलेक्सी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक गैलेक्सी का निर्माण प्रमुख रूप से तो आपकी किससे मिलकर हुआ? तारों से मिलकर हुआ। तो आज की क्लास में हम तारों के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालें, अब हेडिंग लगाएं आप सब लोग, और ब्रह्मांड में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले, और उस वाली टॉपिक का जो नाम है वो जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर देखकर पता चल रहा होगा आपकी अपने मोबाइल फोन की, और उस वाले टॉपिक का नाम है आपकी तारे, है ना। इंग्लिश में सभी लोग जानते हैं स्टार बोला जाता है। अब देखो मैंने आपको कल बता दिया था कि प्रत्येक जो गैलेक्सी होती है, प्रत्येक गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी में 100 अरब तारे उपस्थित होते हैं, 100 अरब तारे। ये कल मैं आप लोगों को बता चुका था। तो एक जानकारी और होगी, जिसे हम लोग बाद अपनी हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं, इंग्लिश वगैरह में हम पढ़ते हैं कि तारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नहीं, वो काउंटेबल होते हैं, वो गिने गए हैं। काउंटेबल नाउन होते हैं, वो गिने गए हैं, उनके बारे में हम लोगों को बताया गया है कि वो काउंटेबल हैं, वो गिने जा चुके हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो 100 अरब स्टार्स आपके 100 अरब तारे उपस्थित होते हैं। तो ये जानकारी आप जरूर लिखें। अब देखो मैं आप लोगों को ध्यान से बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से लिखना है ना। अब एक चीज होती है, जैसे किसी भी गैलेक्सी में, देखो ध्यान से सुनना, मुझे वो लिखना स्टार्ट करना। अब किसी भी गैलेक्सी में धूल एवं गैस से, धूल, यहाँ तारे नहीं है आपकी, हमारी तारे हमने हटा दी, केवल धूल और गैस है। धूल यानी डस्ट, इंग्लिश में आपकी गैस को गैस ही कहा जाता है। धूल एवं गैस से मिलकर मिलकर बनने वाली संरचना को, बनने वाली संरचना को, बनने वाली, है ना, जो संरचना होती है, बनने वाली स्ट्रक्चर या संरचना को निहारिका कहा जाता है। निहारिका को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी नेबुला। निहारिका को इंग्लिश में आपकी नेबुला बोलते हैं। अब देखो आप इस बात पे कंफ्यूजन मत होना, अगर हम अब लोग अभी इससे पहले हम बात करे थे गैलेक्सी की परिभाषा, तो गैलेक्सी की परिभाषा थी कि धूल और गैस, और उसके साथ साथ तारे भी लिए गए थे। उन तीनों से मिलकर बनने वाली संरचना को आपकी गैलेक्सी बोला गया। लेकिन वहां से तारे हटा देना, केवल धूल और गैस से मिलकर बनने वाली आपकी जो संरचना होती है, इस वाली आपकी संरचना को क्या बोला जाता है? निहारिका, या फिर इंग्लिश में आपकी नेबुला। अब ये वाली जो आपकी हमारी निहारिका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि धूल आपस में मिली। अब देखो मिलती कैसे है, अगर हम किसी भी गैलेक्सी में बात करें तो उस गैलेक्सी में टेम्परेचर, तापमान, है ना, उस गैलेक्सी में गुरुत्वाकर्षण,
गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, और उस वाली आकृति में आपकी सलियन प्रक्रिया आगे में समझाऊंगा भाई। सलियन प्रक्रिया का मतलब नाभिकीय सलियन होता है, न्यूक्लियस फिशन जिसको बोलते हैं। हम आगे समझेंगे इसके बारे में जब आगे हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सलियन का मतलब अभी आप ऐसे समझ लो, मिलना। किसी भी चीज के आपकी मिलने को क्या बोला जाता है, आपकी सलियन कह देते हैं। तो यानी कि जब किसी भी गैलेक्सी में टेम्परेचर बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी चीजें एक दूसरे के आपकी समीप आना स्टार्ट होती हैं, और सलियन के कारण वो एक दूसरे को मिलकर एक रूप ले लेती हैं। तो तापमान, गुरुत्वाकर्षण और सलियन के कारण जब निहारिका जब निहारिका में हाइड्रोजन, देखो ये जरूर याद रखना, आपकी हाइड्रोजन व हीलियम दो गैसें हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। जब किसी भी गैलेक्सी के अंदर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और सलियन प्रक्रिया के कारण, है ना, ये जो सलियन आपकी प्रक्रिया होती है, इसके कारण निहारिका, जो निहारिका होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम इसके साथ मिल जाती है। तो इसके साथ मिलने के बाद वो जिस आकृति का निर्माण करती है, जिस आकृति का वो आपकी हमारी मैन्युफैक्चरिंग करती है, निर्माण करती है, उस वाली आकृति को क्या बोला जाता है, आपकी तारों या फिर आपके स्टार्स के नाम से जाना जाता है। ये है वही महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारों के अगर हम निर्माण की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, तो तारों का निर्माण प्रमुख रूप से निहारिकाएं हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर हुआ। अब निहारिका किससे मिलकर बनी है, धूल और गैस के बादलों से मिलकर बनी है आपकी, है ना। ये तीनों चीजें आपस में कैसे मिल जाती हैं, टेम्परेचर के कारण, ग्रेविटी के कारण एंड आपकी न्यूक्लियस फिशन के कारण। ये तीनों आकृति आपस में मिली, और आपस में मिलने के बाद जिस आपकी आकृति का, संरचना का इन्होंने आपकी स्ट्रक्चर का निर्माण करा, उस वाले स्ट्रक्चर को आपकी क्या बोला गया था, आपकी तारे, ये इंग्लिश में स्टार्स बोला गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग आपकी हमारी यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं ना, याद जब ही रहेंगे आप लोगों की, वरना कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता के चला जाऊंगा यहाँ पर। लेकिन आप लोग नोट्स बनाए, आप लोग सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स बनाने स्टार्ट करें। अब देखो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तारों का जो निर्माण होता है, तारों का निर्माण, उसमें सबसे प्रमुख गैस जो होती है, सबसे प्रमुख या प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो गैस होती है, प्रचुर का मतलब अधिक होता है, प्रचुर मात्रा में, प्रमुख या प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो गैस होती है, उस वाली गैस को क्या कहा जाता है आपकी, वो हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन होती है, यानी कि वो H2 होगी आपकी। तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं, अब एक क्वेश्चन आपके एसएससी का मैं बताता चलूं आप लोगों को। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है, तो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस जो है वो फिर कौन सी कही जाएगी, हाइड्रोजन है, क्योंकि तारों से उसे मिलकर बना है। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है वो आपकी भाई फिर आंसर आएगा वो हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपकी हमारी हर साल कहीं ना किसी एसएससी के एग्जाम में जरूर हो जाता है। तो तारों के निर्माण में सबसे प्रमुख गैस पूछी जाती है तो भी हाइड्रोजन है। लगभग लगभग किसी भी तारे के निर्माण में 71%, 71% जो रोल होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। H2 जिसका रासायनिक सूत्र हम लोग पढ़ते ही हैं, ये वाला, है ना। और अगर हम बात करें तो तारे सबसे अधिक स्पेस को घेरे हुए हैं ब्रह्मांड के या किसी भी गैलेक्सी के, तो उसी अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी होगी, तो भी आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा आपकी। हाइड्रोजन ही आता है आपकी, लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। हाइड्रोजन की खोज सबसे पहले आपकी केवेडिंस के द्वारा की गई थी। केवेडिंस ये एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, और इन्हें श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने आपकी हाइड्रोजन पे रिसर्च किया था, हाइड्रोजन की इनके द्वारा खोज की गई थी। यहां तक हम लोग आगे। तो तारों के निर्माण में सबसे अहम रोल जो प्ले करा है वो किसके द्वारा प्ले करा गया है आपकी, वो हाइड्रोजन के द्वारा आपकी प्ले करा गया है। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, तो जैसे आपकी तारा बना, तो तारों के बनने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, जो प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग आपकी सिचुएशन होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, उस वाली अवस्था को प्रोटोस्टार कहा जाता है। जैसे तारा शुरुआत में बनता है,
इस वाली अवस्था को क्या बोला जाता है? आपकी प्रोटोस्टार कहता है। लिखते रहना आप सब लोग ये क्वेश्चन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा, आप लोग बस इन चीजों को आपके पैड डाउन करते हैं। तो उस चीज को क्या बोला जाता है? आपके प्रोटोस्टार कहते हैं। अब जब तारा बन गया, वो आपकी उसके निर्माण की सबसे प्रारंभिक जो स्टार्टिंग सिचुएशन है उसको प्रोटोस्टार बोला गया, इंग्लिश का ये एक वर्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तारा जो होता है प्रोटोस्टार अवस्था के बाद, प्रोटोस्टार अवस्था के बाद तारा, है ना, जो स्टार्स होते हैं, जो तारा होता है वो मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है ना, मुख्य अवस्था इसमें प्रवेश करता है। मुख्य अवस्था को आपकी मेन सीक्वेंस स्टार कहा जाता है। मेन सीक्वेंस स्टार आपकी इस प्रमुख अवस्था को या मुख्य अवस्था को आपकी कहा जाता है। तो तारा सबसे पहले प्रोटोस्टार निर्माण हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर निर्माण हुआ। उसके बाद तारा अगली सिचुएशन आपकी उसकी क्या कहलाती है? प्रवेश की मुख्य अवस्था कहलाती है, या फिर इंग्लिश में उसको क्या बोल दिया जाता है? मेन सीक्वेंस स्टार कह दिया जाता है। अब देखो क्या होता है उसके बाद तारा, अगर किसी भी तारे का आकार जो होता है ना, वो सूर्य के बराबर है, सूर्य के बराबर है, तो फिर उस तारे का जो जीवन काल होता है वो लगभग लगभग आपके 10 बिलियन वर्ष होता है, 10 बिलियन वर्ष होता है केवल। उसके बाद तारा आपकी धीरे धीरे आपकी हमारी वृद्ध अवस्था की ओर चला जाता है, और वृद्ध अवस्था की ओर जाने के बाद आपकी उसकी क्या हो जाती है? आपकी वृद्ध अवस्था की ओर चला जाता है, और उसके बाद जाने के बाद उसकी मृत्यु, ये आपके वो समाप्त हो जाता है, खत्म। अभी मैं बताऊंगा कैसे समाप्त होते हैं, कैसे खत्म होते हैं। तो इसका मतलब किसी भी तारे की जो, देखो यहाँ उम्र जरूर याद रखना, तो इससे ये भी पता चलता है कि सूर्य की उम्र भी लगभग कितनी बताई है? 10 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन वर्ष आपकी हमारी है ना, इतनी उम्र बताई गई। मिलियन का मतलब 10 टू दी पावर 6 होता है, बिलियन का मतलब 10 टू दी पावर 9 होता है, ट्रिलियन का मतलब 10 टू दी पावर 12 होता है। ये आप लोगों को जानकारी हो, तो बिलियन का मतलब होता है 10 की घात 9। इसके बराबर उम्र आपकी किसी भी तारे की जब होगी, जब उसका आकार किसके बराबर होगा? वो सूर्य के आकार के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं ना, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि किसी भी तारे का जो जीवन काल होता है, किसी भी तारे का जो जीवन काल होता है वो उसके आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है ना, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। यानी कि तारे का आकार, आकार जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा, उसका जीवन काल जो है वो उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि इसका मतलब जो तारा जितना आकार में बड़ा होता चला जाएगा वो उतना ही आपकी छोटा जीवन काल आपकी प्रोवाइड करेगा। आकार में अगर छोटा होगा तारा तो जीवन काल उसका आपकी ज्यादा हो जाएगा। देखो कैसे होती है, जैसे ये आपकी हमारी तारा है ना, ये तारा है और प्रोटोस्टार आपकी हमारी बना। तो प्रोटोस्टार के बनने के बाद ना यहाँ पर आपकी उसके किनारों पर, यहाँ ध्यान से देखना भाई सब लोग, यहाँ अगर देखें तो उसके किनारों पर आपकी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन ईंधन उपस्थित होता है। उसके अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ईंधन उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे तारे का आपकी हमारी आकार जो होता है ना, अगर वो बढ़ जाए, देखो जैसे करके हम घर में ही देखें कि अगर हम आपकी हमारी कोई भी एक गर्म चाय ले लेते हैं ना, एक टी ले लेते हैं, अब इस गर्म चाय को यदि हम एक बड़े बर्तन में, मान लेते हैं इस बर्तन में रखें, और इसी चाय को अगर हम आपकी हमारी एक छोटे बर्तन में रखें, है ना, तो छोटे बर्तन में रखी हुई चाय आपकी हमारी तेजी के साथ आपकी अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो ठंडी नहीं होगी, वो अधिक देर तक आपकी गर्म बनी रहेगी। अगर बड़े बर्तन में इसी वाली चाय को रखें तो इसी वाली चाय के हम देखते हैं क्योंकि वो जल्दी आपकी कैसे हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अब ठंडी क्यों हुई? क्योंकि टेम्परेचर आपकी कम हो गया, उसका तापमान कम हो गया। तो इसका मतलब बड़ी आकृति में तापमान तेजी के साथ आपकी कम होता है, और छोटी आकृति में तापमान आपकी तेजी के साथ कम नहीं होता। और जब छोटी आकृति में तेजी के साथ कम नहीं होता, वो आपकी जो वस्तु होती है वो आपकी देर तक आपकी गर्म बनी रहती है। यही सिचुएशन तो आपकी तारे में है। जब तारा आकार में छोटा होता है तो उसके किनारों पर कौन सा आपकी हमारी गैस उपस्थित होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कारण ही वो गर्म रह रहा है।
लेकिन तारा यदि आपकी भाई बहुत बड़ा है तो उसके किनारों पर जो हाइड्रोजन गैस होती है ये धीरे धीरे आपकी कैसे हो जाती है, वो कम हो जाती है। और धीरे धीरे जब ये आपकी कम हो जाएगी तो तारा आपकी क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। और ठंडा होने के बाद वो आपकी किस अवस्था में चला जाता है, वृद्ध अवस्था में। और उसके बाद तारा क्या हो जाता है आपकी, वो मर। तो इसी रीजन से तो कहते हैं कि तारे का आकार यदि छोटा है तो उम्र ज्यादा होगी, आकार अगर बड़ा है तो उम्र कैसे हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। वो इस पर डिपेंड, वो जो निर्भर करता है, डिपेंड करता है वो तारे की आपकी आकृति पर, इस रीजन से डिपेंड करता है जो मैंने आप लोगों को यहाँ चीजें अभी आपकी समझाया है। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति और ना उपस्थिति के आधार पर उसका जीवन काल आपकी निर्भर करता है। अब देखो अगर तारा आपकी हमारी बन जाता है और उसके जीवन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तारे के बाद अगर आपकी हमारी, अगर देखो यहाँ तारे है ना, अब तारा इसका मतलब एक तो तारे आपके बड़े आकार के भी होते हैं और कुछ तारे जो होते हैं वो छोटे आकार के भी होते हैं, है ना। अगर बड़े आकार के हैं तो जीवन काल कम होगा, छोटे आकार के हैं तो जीवन काल ज्यादा होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, देखो अगर छोटे आकार का तारा है ना, तारा अगर छोटे आकार का है, ये कम आकार का है, छोटे आकार का अगर तारा है तो ये तारा आपकी जब अपनी वृद्ध अवस्था की ओर जाता है तो वृद्ध अवस्था में पहुंचने पर, वृद्ध अवस्था में पहुंचने पर इस तारे की जो बाह्य स्थिति, देखो एक बात बताओ, ये तारा है और इस तारे को यदि हम देखें वृद्ध अवस्था में चला गया तो यहाँ इसके किनारों पर जो थे आपकी ये हाइड्रोजन कैसे हो जाती है, वो कम हो जाएगी। और हाइड्रोजन जब कम हो जाती है तो इसके किनारे जो हो जाते हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं, रेड कलर के आपके दिखाई देने लगते हैं। आपने देखा भी होगा ना, देखो सीधी सी बात है, जिन चीजों का तापमान आपकी जैसे जैसे कम होता रहता है वो लाल रंग की दिखाई देती रहती है। जैसे सुबह में अगर सूर्य देखें और शाम को अगर सूर्य देखें तो बहुत ज्यादा रेड कलर का दिखाई देगा क्योंकि उस समय आपके तापमान कम होता है। और जैसे जैसे अगर वो तारा आपकी आगे की तरफ बढ़ता रहता है तो उस तारे का रंग जो होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है। आप घरों में गैस चूल्हा ही ले लें, अब ये गैस चूल्हा आपकी रखा हुआ है, अगर ये गैस चूल्हा आपकी ठीक ठाक अच्छी खासी मात्रा में जल रहा है, जो रोटी पकाने वाला गैस चूल्हा होता है, तो इसकी आग का रंग कैसा होगा, नीला, नीला होगा, ब्लू कलर का होगा। और अगर आपकी गैस आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाए, वो फिनिश होने लगती है, मात्रा कम होती है, चूल्हा खराब होता है, तो इसकी जो निकलने वाली लो होगी वो कैसे रंग की होगी, वो लाल रंग की होगी। तो इसका मतलब लाल रंग का तापमान कैसा है, कम है। और नीले रंग का तापमान कैसा है आपकी, अधिक है कि नहीं। भाई नीले रंग का तापमान आपकी अधिक होगा और लाल रंग का तापमान कैसा होगा, ज्यादा होगा आपकी। तो सीधा सीधा है कि रेड कलर जब होता है जब टेम्परेचर आपकी घट जाता है, नीला कलर आपकी, ब्लू कलर आपकी किसी भी वस्तु का जब होता है जब टेम्परेचर आपकी बढ़ जाता है। आप चूल्हे, गैस चूल्हे के बारे में आप इस चीज को मेमोराइज करें, ये समझे आपकी, है ना। अब ऐसे करके अगर हम बात करें तो जब तारा धीरे धीरे आपकी तापमान कम होगा, ठंडा होगा, वृद्ध अवस्था की ओर जाएगा तो किस कलर में आपकी कन्वर्ट होगा, रेड कलर में। तो इस छोटे वाले तारे को यदि हम देखें जब वृद्ध अवस्था में जाता है तो जब ये लाल रंग में परिवर्तित होता है ना, तो इस वाली अवस्था को आपके लाल दानव, लाल दानव, क्योंकि आकार में बड़ा होता है तो दानव में राक्षस होता है। और इस अवस्था को आपकी क्या कहते हैं, आपकी रेड गेट कहते हैं, रेड गेट। इंग्लिश में जरूर याद रखना, यानी आकार में तारा अगर छोटा होगा तो वह तारा आपकी वृद्ध अवस्था में जाने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद लाल कलर में आपकी चला जाता है, और लाल रंग में जाने के बाद जिस अवस्था में प्रवेश करता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, आपकी रेड गेंट या लाल दानव अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब अगर लाल दानव अवस्था में चला गया और मान लेते हैं अगर बड़ा तारा है तो बड़ा तारा भी आपकी हमारी ठंडा होने के बाद तो, है ना, वृद्ध अवस्था की ओर जाने के बाद, ठंडा होने के बाद ये भी लाल रंग में कन्वर्ट होगा। और लाल रंग में कन्वर्ट होने के बाद ये जिस अवस्था में प्रवेश करता है उस वाली सिचुएशन या अवस्था को आपकी हमारी सुपर लाल दानव, सुपर लाल दानव, या फिर आपकी हमारी सुपर रेड गेंद कहते हैं, सुपर रेड गेंद इसको बोल दिया जाता है। तो छोटा तारा है तो लाल दामन रेड गेंद बनेगी, और बड़ा तारा है तो आपकी हमारी सुपर रक्त दानव बनेगी, या फिर उस अवस्था को क्या बोला जाएगा, सुपर रेड गेंद बोला जाएगा। अब यहाँ ध्यान से मुझे सुनते रहना, ये बड़े काम की चीजें हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटा तारा था और अगर आपके उसमें रेड गेंट सिचुएशन बनी, रेड गेंट, GAINT, ये जी है भाई, है ना, GAINT, और बड़ा तारा था तो उसमें अवस्था कौन सी बनी, सुपर रेड गेंट की बनी है।
और सुपर रेड गेंड की या रेड गेंड की अगर अवस्था बनती है, तो अगर तारा छोटा होता है तो जब ये लास्ट में बिंदु पर पहुंचता है तो इसमें एक विस्फोट होता है और उस वाले विस्फोट को कहते हैं आपके नोवा। ये बात नोवा है ना, यह इसको आपके नव तारा बोल दिया जाता है। और अगर तारा बड़ा होता है तो इसमें एक विस्फोट होता है और उस वाले विस्फोट को बोल दिया जाता है आपका सुपरनोवा। सुपरनोवा को इंग्लिश में सुपरनोवा कहते हैं और हिंदी में अधिनव तारा कहते हैं, अधिनव तारा। तो इसका मतलब पहले रेड गेंद बनी, रेड गेंद किससे संबंधित है, तारों की मृत्यु से संबंधित है, वृद्ध अवस्था से संबंधित है, सुपर रेड गेंद बड़े तारों में होगी। फिर उसके बाद विस्फोट हुआ और उस वाले विस्फोट को छोटे तारों में नोवा बोला गया, बड़े तारों में आपकी हमारी सुपरनोवा बोला गया। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं, नोवा व सुपरनोवा क्या है, नोवा या सुपरनोवा क्या है, तो फिर इसका आंसर आएगा मृत प्राय तारे, मृत प्राय तारे हैं। या फिर आपकी हमारी इसका क्वेश्चन आपकी हमारी इसका आंसर जो आएगा, या फिर ये बोला जाएगा आपकी कि इन आपकी चीजों को क्या बोलेंगे, आपके विस्फोटित तारे के उदाहरण। ये बात देखो बन गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कम से कम 100 से ज्यादा बार आ चुका है कि नोवा और सुपरनोवा क्या होते हैं। तो आंसर या तो विस्फोटित तारा आता है या वो ऑप्शन में नहीं तो मृत प्राय तारा आता है कि हमारी, क्योंकि ये मरने की सिचुएशन ही तो है तारों की, ब्लास्ट वाली अंतिम सिचुएशन है। ये कैसे बनी पूरी डिटेल में ना क्या है यहाँ पर। हाइड्रोजन के ईंधन के कम हो जाने के बाद हीलियम भी होती है उसमें, धूल और गैस के बादल भी होते हैं, सब कुछ है आपकी हमारी। तो नोवा और सुपरनोवा आपकी हमारी ये है। अब उसके बाद आपकी हमारी जब चीजें आगे को चलते हैं आपकी, धीरे धीरे जब हम चीजों को देखते हैं तो उसके बाद देखो होता क्या है। जब अगर तारे में आपकी हमारी तारा अगर आपकी छोटा था और इस वाले तारे में आपकी यदि आपकी नोवा विस्फोट हुआ, और नोवा विस्फोट जब होगा जब उसमें रेड गेंड सिचुएशन बनेगी, अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर नोवा उसमें आपकी विस्फोट हुआ, तो नोवा विस्फोट हो जाने के बाद यदि नोवा विस्फोट हो जाने के बाद यदि तारे का द्रव्यमान है ना, तारे का द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, वो हर जगह स्थिर रहता है। अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो होता है मास होता है, वो सूर्यक द्रव्यमान का, वो सूर्यक द्रव्यमान का, सूर्यक द्रव्यमान को इंग्लिश में आपकी सोलर मास कहते हैं, सोलर मास है ना। अगर वो सूर्यक द्रव्यमान का 1.44 गुना शेष बचता है, 1.44 गुना आपकी शेष बचता है, तब वह तारा, तब वह तारा पहले पहले है ना श्वेत वामन में जाएगा। पहले जो जाता है आपकी हमारी वो किस स्थिति में जाएगा, आपकी श्वेत वामन, हिंदी में बोलेंगे आपकी व्हाइट ड्वार्फ, अभी आएंगी चीजें समझ में, व्हाइट ड्वार्फ। और उसके बाद ये तारा आपकी हमारी भैया फिर चला जाएगा आपकी इसमें कृष्ण वामन में, और कृष्ण वामन को इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ है ना, इसमें चला जाएगा। और उसके बाद तारा आपकी भाई मृत्यु हो जाती है, तारा अपने आप को क्या कर लेता है, आपके खत्म कर लेता है। देखो अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब यह है कि अगर तारा छोटा था तो पहले वो रेड गेंड सिचुएशन में एंट्री करेगा, रेड गेंड सिचुएशन में जाने के बाद उसमें एक विस्फोट होगा और उस वाले विस्फोट को क्या बोला जाएगा, आपकी नोवा विस्फोट बोला जाएगा। अगर नोवा विस्फोट हुआ, देखो तारा था, जैसे हम लोग घरों में दीपावली का त्योहार मनाते हैं या कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, कोई भी ओकेजन का अवसर होता है, तो हम लोग एक पटाखा लाते हैं। अब देखो एक बात बताओ, इस पटाखे का मान लेते हैं 100 ग्राम द्रव्यमान था, है ना, और इस पटाखे में हम लोग आपके विस्फोट कर देते हैं, इसको जला देते हैं, तो क्या इसका द्रव्यमान 100 ग्राम रहेगा, नहीं रहेगा ना, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर कहता है कि जितने द्रव्यमान में आपकी कमी होती है वो सीधे सीधे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके विस्फोट के बाद इसका जो द्रव्यमान था, वो इसका द्रव्यमान मुश्किल से आपके 20 या 25 ग्राम बचेगा। अब इसके द्रव्यमान में ये जो कमी हुई है 75 ग्राम की, ये आपकी हमारी कमी हुई ना, और ये कमी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊर्जा में, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत दिया था। अब ये वाली जो कमी हुई है, तो कमी होने के बाद इसका द्रव्यमान ये रह गया ना। ऐसी करके अगर तारे का द्रव्यमान पहले जितना भी था और विस्फोट के बाद यदि तारे का द्रव्यमान जो होता है वो टोटल सूर्य द्रव्यमान का, सूर्य द्रव्यमान का मतलब होता है सूर्य के द्रव्यमान से कंपेयर कर रहे हैं, अगर सूर्य द्रव्यमान का 1.44 गुना आपकी हमारी शेष रहता है, तो
इस तारे के बाद आपकी ये जो तारा है वो पहले एक स्थिति होती है श्वेत वामन, यानी तेजी के साथ चमकेगा, और तेजी के साथ चमकने के बाद वो कृष्ण वामन स्थिति में चला जाएगा, इंग्लिश में ब्लैक ड्वार्फ बोलेंगे, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, तारा अपने आप को खत्म कर देता है, ऐसे तारा आपकी क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर मान लेते हैं, देखो ध्यान से सुनते रहना मुझे, सारे व्यक्ति यहाँ पर है ना, तो कृष्ण वामन या फिर आपके श्वेत वामन किससे संबंधित है, तारों की मृत्यु से संबंधित एक घटना है। अगर विस्फोट के बाद अगर मान लेते हैं जो तारा है इसका द्रव्यमान जो है वो सौर्यक द्रव्यमान का 1.44 गुने से 3 गुने के बीच में बचता है, 3 गुने के बीच में बचता है। तो फिर क्या होगा, अगर 1.44 से मान लेते हैं 1.44 से ज्यादा बच गया, क्योंकि आपकी हमारी तारा जो था एक ऐसा था, बड़ा था, और अगर तारा बड़ा था तो इसमें आपकी विस्फोट कौन सा होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान के 1.44 गुने से 3 गुने के बीच में बच गया, तो उसके बाद पता तारा कहा जाता है, उसके बाद तारा आपकी जिस अवस्था में जाता है उसको क्या कहते हैं, आपकी न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार आपकी अवस्था में जाता है और अपने आप को हमारी क्या कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने आप को खत्म कर लेता है, वो समाप्त हो जाता है। तो फिर अब न्यूट्रॉन स्थिति में जाएगा आपकी। अब देखो यहां लिख रहे हैं आपकी न्यूट्रॉन स्टार है क्या, देखो न्यूट्रॉन स्टार का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपकी हमारी तारे में श्वेत वामन की स्थिति हो, है ना, जब कभी भी आपकी हमारी तारे में श्वेत वामन की स्थिति हो, तो श्वेत वामन की स्थिति के बाद अभी मैं समझा के आ रहा था आप लोगों को, स्थिति के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ घूमते हुए नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं, नाभिक को छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, और केवल नाभिक में न्यूट्रॉन शेष रह जाते हैं, इन्हीं वाले न्यूट्रॉनों को आपकी हमारी क्या कहा जाता है भाई, इन्हीं वाले न्यूट्रॉनों को फिर आपकी हमारी किस नाम से जाना जाता है, न्यूट्रॉन स्टार के नाम से। न्यूट्रॉन स्टार को दूसरा नाम आपकी पल्सर का दिया गया है। तो पल्सर आपकी अगर क्वेश्चन आता है, पल्सर क्या है, तो तेजी के साथ घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है, आपके न्यूट्रॉन स्टार, या फिर आपकी क्या कहा जाता है, पल्सर। तो फिर वो पल्सर की अवस्था में जाएगा न्यूट्रॉन स्टार और अपने आप को खत्म कर देगा। अब अगर मान लेते हैं विस्फोट के बाद आपकी हमारी किसी भी तारे का द्रव्यमान जो होता है, तो ध्यान रखना मैं जो भी सिचुएशन आप लोगों को बता रहा हूं, किसी भी तारे का द्रव्यमान जो है वो सौर्यक द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक बचता है, 3 गुने से अधिक बचता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है 1.44 गुना बचा, 1.44 गुने से 3 गुने के बीच में बचा, अब 3 गुने से आपकी अधिक बचता है, तो फिर तारा आपकी हमारी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए वो जिस अवस्था में जाता है ना, उस वाली अवस्था को आपकी ब्लैक होल, ये वाली ब्लैक होल, इस अवस्था को आपकी कहा जाता है, ये वाली ब्लैक होल, इस वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, आपकी ब्लैक होल अवस्था कहा जाता है। और ब्लैक होल अवस्था में जाने के बाद वो अपने आप को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, ये भाई ब्लैक होल। अब ये जो ब्लैक होल आपकी सिचुएशन है ना, ब्लैक होल, इसकी खोज जो है सबसे पहले, ये आप जरूर लिख लेना, इसकी खोज जो है वो 1930 ईस्वी में एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और इनका नाम था आपकी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर है इनका नाम, इनके द्वारा की गई थी। तो इसीलिए ब्लैक होल की जो सीमा है ना, ब्लैक होल की जो सीमा होती है, इस वाली ब्लैक होल की सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर सीमा, ये वाली है ना, चंद्रशेखर सीमा, या फिर आपकी ब्लैक होल की सीमा को इंग्लिश में आपकी, इसको आप लोग आपकी भाई इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं आपकी कृष्ण वीवर, हिंदी में इसको आपकी कृष्ण वीवर के नाम से भी जाना जाता है।
तो कृष्ण वीवर ब्लैक होल सीमा है, चंद्रशेखर सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने करी। इसी खोज के लिए इन्हें 1983 ईस्वी में 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये आप जानकारी लिख ले, मैं नोबेल पुरस्कार आपको अलग पढ़ाऊंगा, उसकी आप चिंता ना करें, है ना। 1930 ईस्वी में रिसर्च करी और इन्हें प्राइजेस कब प्रोवाइड किया गया था? 1983 में। किस सीमा की खोज करी थी? ब्लैक होल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी हमारी भाई सिचुएशन होती है तारों के मरने की, अगर हम अवस्था के बारे में बात करते हैं, तो तारों के जो मरने की अवस्था होती है, तो तारों के मृत्यु की जो अवस्था होती है वो एक तो आपके श्वेत वामन है, श्वेत वामन है ना, ये भी तारों की अवस्था व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। एक कृष्ण वामन है, इसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार है, इसको आपके भाई पल्सर कहते हैं, है ना। एक आपकी कृष्ण वीवर है, कृष्ण वीवर है, जिसको हम लोग आपकी ब्लैक होल या फिर आपकी चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये तीनों के तीनों या चारों की चारों जो अवस्थाएं हैं तारों के मरने से अवस्थित हैं। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से तारों के संबंध में कौन सी घटना संबंधित है? तो ये घटना भी संबंधित है, ये घटना भी संबंधित है, ये भी और ये घटना भी। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि तारों के जो रंगों को देखकर एक क्वेश्चन ये आता है कि तारों के रंग को देखकर, रंग को देखकर किसका पता चलता है? मैं शुरू में आपको समझा रहा था, रंग को देखकर आपकी किसका पता लगता है? तो किसका पता लगता है? आपकी हमारी उनके टेम्परेचर का पता लगता है, उनके तापमान का। जो आपकी अगर नीले रंग का तारा है, नीले रंग का, तो उसका तापमान कैसा होगा? आपकी अधिक होगा, अधिक। और अगर लाल रंग का तारा है तो उसका तापमान कैसा होगा? आपकी वो कम। ये बस कितना है कि तारों के रंग को देखकर, मैं अभी समझा रहा था ना ब्लू कलर और रेड कलर, तो तारों के रंग को देखकर आपकी किसके बारे में अनुमान लगता है? आपकी भाई उनके बारे में अनुमान लगता है, टेम्परेचर के बारे में, तापमान। अगर नीले रंग का तारा है तो उसका तापमान आपकी कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा टेम्परेचर। और अगर आपकी रेड कलर का तारा है तो उसका टेम्परेचर या तापमान कैसा हो जाएगा? आपकी वो कम। बस इतना याद, ठीक है। बन गए तारे, मृत्यु भी हो जाती है। अब ये जो ब्लैक होल सीमा होती है ना, इससे क्वेश्चन ऐसे आता है, आप लोग आपकी स्थिति जरूर याद रखें जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ब्लैक होल एक ऐसी अवस्था है, ब्लैक होल एक ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था है जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। प्रकाश भी, है ना, जो लाइट होती है, प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों? तो आंसर आता है कि ब्लैक होल से संबंधित आपकी कोई भी प्रकाश बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। और बहुत ज्यादा इसकी आपकी उच्च जो होता है वो आपकी डेंसिटी होती है, वो घनत्व होता है। तो उच्च गुरुत्वाकर्षण और उच्च घनत्व के कारण इससे, इसके पास से होकर आपकी गुजरने वाली कोई भी वस्तु इससे आपकी नहीं बच सकती। ये सभी को अपने अंदर आपकी हमारी भाई समा लेता है, वो कोई भी वस्तु इससे आपकी नहीं बच सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि क्यों ऐसा होता है? तो हाई डेंसिटी होती है और हाई ग्रेविटी होती है, और इस चीज को ब्लैक होल कहते हैं। खोज आपकी हमारी किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर के द्वारा 1930 ईस्वी में आपकी इसकी रिसर्च की गई थी। ठीक है। अब अगर आप लोगों को आपकी हमारी ये पूरा आपकी हमारी सिचुएशन अगर पता चल गई हो, तो आप लोगों को मैं एक आपकी हमारी सिचुएशन और बता देता हूँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुन ले आपकी, है ना। देखो, एक आपकी हमारी और ब्रह्मांड से संबंधित एक और आपकी हमारी घटना होती है, और इस वाली घटना को हम कहते हैं क्वासर, है ना। एक वाली घटना और होती है, इस वाली घटना को आप समझ लें। आपकी इस वाली घटना को क्या बोला जाता है? आपकी क्वासर कहते हैं। देखो, क्वासर क्या है? एक बहुत चमकीली संरचना होती है। अब परिभाषा जरूर लिखें भाई, एक बहुत चमकीली संरचना होती है जिससे अत्यधिक मात्रा में, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो उस वाली आपकी हमारी भाई अवस्था को क्या बोला जाता है? आपकी क्वासर। तो क्वासर, पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ आपकी, और ब्लैक,
ये सारी तारों से संबंधित आपकी घटनाएं हैं, क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है आपकी हमारी, तो ये भी ब्रह्मांड। अब देखो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी आकृति मुख्य रूप से है। तो ब्रह्मांड में एक तो हम लोगों ने आपकी हमारी तारे समझे, ब्लैक होल हुआ, आपकी हमारी व्हाइट ड्वार्फ हुआ, है ना, ब्लैक आपकी हमारी ड्वार्फ होता है, और एक आपके पल्सर होते हैं, है ना, एक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, और एक आपकी क्वासी। ये सारी संबंधित जो घटनाएं हैं वो किससे संबंधित है आपकी, वो ब्रह्मांड से संबंधित है। ठीक है, अब देखो एक और आपकी हमारी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना सारे लोग आपके यहाँ पर, है ना। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक निश्चित आकृति में, इसे आप लिख जरूर लेना, एक निश्चित आकृति में, एक निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह, एक निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तब उसे कहते हैं आपके तारामंडल। ये बहुत आता है इंग्लिश में, इसको कॉन्स्टोलेशन कहते हैं, कॉन्स्टोलेशन। तो निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। अगर हम बात करें आपके हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे टोटल सॉरी हमारे अगर हम बात करेंगे आपकी सौर मंडल में, तो टोटल आपके 88 तारामंडल हैं, 88, है ना, तारामंडल है। इनमें से ज्यादातर आपके दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देते हैं। आगे मैं गोलार्धों का चक्कर आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी आपकी गोला है, वो दो भागों में बांट दी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो टोटल आपकी कितने नंबर है आपके, 88 तारामंडल, है ना। अब देखो लिख लो आपकी हमारी, किसी भी तारामंडल के तारों का वह समूह, किसी भी तारामंडल के, किसी भी तारामंडल के तारों का वह समूह, तारों का वह समूह जो जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है, संकेत करता है, उसे क्या कहा जाता है आपकी हमारी, तो फिर उसका आंसर आएगा आपकी हमारी भाई सप्तऋषि मंडल। इसको याद रखें थोड़ा सा, है ना, सप्तऋषि मंडल। आपने कभी देखा होगा रात्रि के समय हम छत पर लेटे हैं, बाहर लेटे हैं, आपकी हमारी लेटे हुए हैं, तो 7 आपकी हमारी तारे आपको ऐसे दिखाई देते हैं, इस आपकी आकृति में, ये ऐसे जैसे चारपाई होती है और 3 आपकी तारे उसकी पूंछ के रूप में टंग रहे हैं, तो इन वाली तारों को क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल। और ये तारामंडल के आपकी तारों का एक ऐसा समूह है जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा आपकी हमारी उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ये आप लोग आपके देखें, है ना, उत्तर दिशा में दिखाई देने वाले तारे को क्या कहते हैं, आपकी ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल। एक और क्वेश्चन लिख लें, सप्तऋषि मंडल को जो पश्चिमी देश होते हैं ना, जो पश्चिमी देश, उन पश्चिमी देशों में सप्तऋषि मंडल को बिग डीपर कहा जाता है, बिग डीपर के नाम से आपकी सप्तऋषि मंडल को आपकी जाना जाता है। ये वाली जानकारी भी आप लोगों को हो गई है, तो ये आपकी हमारी, है ना, टोटल जानकारी में आप लोगों को देकर जाता हूं, तो कृपया करके इन्हें आप पढ़ें। जो भी आने वाली क्लासेस होंगी उनमें हम और भी महत्वपूर्ण ऐसे ही तथ्यों पर हम बात करते रहेंगे, तो इन्हें आप लिखते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, जिन भी प्रकार में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और सभी लोगों से मैं रोज पर डे आके एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी मात्रा में सब्सक्राइब भी करें, और सभी लोगों से बताएं कि अब हमने क्लासेस आपकी सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दी है, और इन सभी क्लासेस को आप बड़ी महत्वपूर्ण आप समझे, नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से आपकी इनको मेमोराइज करें, याद करें। आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। तो कृपया करके सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाएं, सभी ग्रुप्स से जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करें। आपसे जुड़े रहेंगे लगातार, और रोज पर डे बात करते रहेंगे। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, अच्छा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तब तक आपसे विदा चाहते हैं, और अच्छे से आप पढ़ाई करें।